मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। 72वां गणतंत्र दिवस और आज के दिन पूरा विश्व देखेगा भारत की सैन्य शक्ति, सामरिक क्षमता और सांस्कृतिक विरासत। राजपथ पर होगी एक भव्य परेड और इस भव्य परेड में दुनिया देखेगी किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी भारत ना झुका, ना डरा, दुनिया को सहारा दिया। तो अब से ठीक 1 घंटे बाद राजपथ की रौनक हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 9 बजे से वहां पर पूरी गहमा गहमी शुरू हो जाती है। जो अलग अलग विशिष्ट अतिथि होते हैं वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे जो वार्म अप किया जा रहा है परेड का, वो तो गर्व शुरू हो चुका है। आज सवेरे सवेरे जबरदस्त वार्म अप होता है उस परेड का। और हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया के पूर्व डिप्टी जीओसी मेजर जनरल राजेश सहाय हमारे साथ है। पिछले वर्षों की परेड में आपने उनको राजपथ पर देखा था। झांकी जब निकलती थी उससे पहले डिप्टी कमांडर आप होते थे। हमारे साथ एडमिरल शेखर सिन्हा हैं, एयर मार्शल निर्दोष त्यागी हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के बारे में, सामरिक शक्ति, सैन्य क्षमता, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन वार्म अप का समय है समय जनरल सहाय। बिल्कुल गौरव, इस टाइम तो सब लोग जो हैं उनका जोश बिल्कुल हाई होता है। सब वेट कर रहे थे कि कब ब्यूगल स्टार्ट हो और कब बोलेंगे चलो लेट्स गो फॉर द परेड। और वैसे तो सवेरे 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जब तक फॉर्मिंग होता है और फिर चाय वाय होती है जवानों की। और अब जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वार्म अप होना अपनी अपनी जगह पे, बिकॉज ठंड बहुत है, 9 डिग्रीज के आसपास मेरे ख्याल से। मुझे लगता है ज्यादातर लोग तो अभी रजाई में घुसकर ही देख रहे होंगे टीवी। तो इस टाइम पे जो है फिर वो सारे लड़के जो हैं अपना उसी वहां पर कदम ताल थोड़ा छलांग मारते हैं, अपने आप को वार्म अप करते हैं। और जो जय घोष होता है हर कंटिंजेंट का अलग, हर कंटिंजेंट का अलग, और भारत माता की जय, मतलब वो माहौल देखने वाला होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक्चुअली। पर एयर मार्शल त्यागी, इस समय क्योंकि राफेल आज पहली बार आने वाला है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो देखने के लिए आएंगे कि राफेल कैसे उड़ान भरता है। और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि एक बार नहीं 2-2 बार आप आसमान में इस बार राफेल को देखने वाले हैं। तो जो पायलट्स होंगे वो इस समय क्या कर रहे होंगे? इस समय अपनी अपनी उड़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। जो अलग अलग जगह से जहाज उड़ान भरते हैं और फिर एकत्रित होके एक जगह और वहां से फिर क्या कहते हैं जो फाइनल रन इन करते हैं, तो वो सारी तैयारी जो होती है वो इस समय चल रही है। और जबरदस्त तैयारी होती है। जो गणतंत्र दिवस की परेड हो रही होती है उससे पहले हर कंटिंजेंट, हालांकि इस बार कंटिंजेंट का भी कोरोना की वजह से साइज छोटा है। आमतौर पर 12x12 144 सिपाही एक कंटिंजेंट में होते हैं। इस बार 12x9 96 सिपाहियों का कंटिंजेंट है। लेकिन एडमिरल शेखर सिन्हा, नौसेना की शक्ति न केवल जल पर बल्कि जल की सतह के नीचे और आकाश में, हर आयाम में समुद्र जितना भारत शक्तिशाली होगा उतना राष्ट्र शक्तिशाली होगा। गौरव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल राष्ट्रपति ने जो देश को संदेश दिया है उसमें उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि हमारी सेनाओं का मनोबल वहां बढ़ाने के लिए अपने बॉर्डर पे और दूसरे रास्तों को दुश्मन को रोक देने के लिए वायुसेना और नौसेना जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिप्लॉयड थी और उन्होंने उससे हमें काफी फायदा मिला है। इस बार पहली बार परेड में क्या क्या होने वाला है वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, राफेल तो आपको पहली बार नजर ही आएगा, क्योंकि पिछली बार हमने अपाचे और चिनूक्स को आसमान में देखा था। लेकिन राफेल की रफ्तार कैसी होती है आज आप कुछ देर में देखेंगे। इसके बाद बांग्लादेश की ट्राई कंटिंजेंट पहली बार यहां पर आ रही है। 1971 के बाद 50 साल पूरे हुए हैं और बांग्लादेश की कंटिंजेंट जब राजपथ पर मार्च करेगी तो मुझे लगता है कि हमारा एक पड़ोसी देश तो बहुत ध्यान से देखेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गौरव देखिए, 50 वर्ष पूर्व 1971 में भारत ने पाकिस्तान को 2 फाड़ किया था और 1971 में जन्म हुआ था बांग्लादेश का। तो आज वही डकोटा विमान भी राजपथ पर होगा, जिस डकोटा ने 1947 में कश्मीर बचाने में अहम भूमिका निभाई थी श्वेता, और उसी डकोटा ने 71 में भी अहम भूमिका निभाई थी। आज वो विमान भी होगा, बांग्लादेश भी देख रहा होगा, भारत भी, और वो देश भी जिसके 2 टुकड़े हुए थे। वाकई, और पहली बार है जब किसी विंटेज विमान को इस तरीके से उड़ान भरने का मौका मिला है राजपथ पर। और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। संदेश जब आप देते हैं तो जरूरी नहीं आप चीख चीख कर दें, कई बार बहुत ही हल्के अंदाज में, सरल अंदाज में जो कह दिया जाता है वो दुनिया
सुन लेती है। तो विदेशी मेहमान कोई नहीं होगा। कोरोना की वजह से अंतिम समय पर ऐसा हुआ कि पहली बार किसी विदेशी मेहमान को कहना पड़ा कि हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक विदेशी कंटिंजेंट यहां पर रहेगी और कितने सारे देश उसे देखेंगे ये भी आप समझिए। अब लद्दाख पहली बार ऐसा होगा कि एक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ कई बार जब भी यहां पर झांकी निकली, भले ही लद्दाख के किसी हिस्से को वहां पर दिखाया गया हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लद्दाख लिखकर और झांकी सबसे आगे आगे जब राज्यों की निकल रही हो तो लद्दाख की झांकी वहां पर नजर आए। इसके साथ ही जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो वैक्सीन को लेकर यहां पर अपना उद्घोष करेगी। देखिए, किसी भी विषम परिस्थिति में भारत किस तरह से अच्छा कर रहा है वो आज राजपथ पर होगा। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि आमतौर पर 26 जनवरी की परेड 14 किलोमीटर की होती है, इस बार महज 5 किलोमीटर की होगी। शुरू होगी विजय चौक से, समाप्त होगी इंडिया गेट सी हेक्सागन पर। विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक होगी इस वर्ष परेड। झांकियां हालांकि लाल किले तक जाएंगी, वो पूरा रास्ता तय करेंगी और यह कोरोना की वजह से किया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं जो बहुत ही दिलचस्प होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वेता कई बार यह कह चुके हैं कि कठिन परिस्थिति में भी भारत ने न केवल खुद को संभाला बल्कि दुनिया को भी सहारा दिया, और वो कोविड वैक्सीन भी आज राजपथ पर उसकी झांकी होगी। और इसीलिए झांकियां थोड़ी कम है, 32 झांकियां इस बार हैं, लेकिन हर एक के कुछ न कुछ मायने हैं। हर एक झांकी जब आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, इस दौर में इस झांकी का अपना महत्व है। पीपीई किट में तैनात होकर दर्शकों की जांच होगी। इस बार सिर्फ 25,000 दर्शकों को एंट्री है, वरना तो फुल ड्रेस रिहर्सल से लेकर 26 जनवरी तक इतने लोग बड़ी बड़ी संख्या में आकर देख लेते थे इस परेड को। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आमतौर से 1.5 लाख लोग हर वर्ष 26 जनवरी की परेड देखते हैं, 1.5 लाख। लेकिन इस वक्त आज केवल 15,000 से 25,000 के बीच होंगे। जो पहली 26 जनवरी की परेड निकली थी इरविन स्टेडियम में थी, नेशनल स्टेडियम जिसे आज कहते हैं, उसमें 15,000 लोग शामिल हुए थे जब पहली 26 जनवरी की परेड थी, 26 जनवरी 1950। और अब देखिए, अब ये 2021 की बात हम कर रहे हैं और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बाद मुमकिन है कि राजपथ की ये तस्वीर भी बदल जाएगी और इसीलिए गणतंत्र दिवस के परेड का स्वरूप भी बदलेगा। और इसीलिए पल पल को जी लीजिए, यही इतिहास है जो वर्तमान में हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आप गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ पर नहीं भी जा पाए हैं तो इतना समझ लीजिए कि यहां पर आपको गणतंत्र दिवस की पूरी गर्मी देखने के लिए मिलेगी। तापमान बहुत कम है आपको बता दें, और इसीलिए हम बाहर बैठकर कर रहे हैं ताकि वहां जिसको जो एहसास हो रहा हो, क्योंकि बच्चे भी, हालांकि बहुत सारे स्कूलों का इस बार नहीं है परफॉर्मेंस, लेकिन जो बच्चे भी वहां पर हैं वो भी उस गर्मी को, इस ठंड में किस तरीके से लड़कर जूझकर आपके सामने हिंदुस्तान की झांकी पेश कर रहे हैं आप समझते हैं। लेकिन अब गौरव, मुझे लगता है कि मैं चर्चा को उस तरफ ले जाना चाहती हूं जो आज महावीर चक्र से भी जुड़ जाता है। आज गलवान की बात जरूरी है क्योंकि अभी तक जलसा है वो स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है। और आज सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि अगर समूचा देश एक आवाज में बोलता है तो आज आवाज एलएसी तक जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। गलवान एक्चुअली अगर आप देखेंगे एक टर्निंग पॉइंट है इन हिस्ट्री ऑफ इंडो चाइना रिलेशनशिप, और मेरे ख्याल से ये 20 बहादुर जवान, उन्होंने एक संदेश दिया है, ना केवल इंडिया को दिया है, अपने देश को दिया है, बाकी देश और जो देश जिसकी नजरें हमारे ऊपर हैं उन सबको एक संदेश दिया है कि जब हम चाहें हम खड़े होकर मुंह तोड़ सकते हैं। तो ये 20 जवान जो गलवान के हैं, जिसमें से आज कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला है, और बड़ा एक हर्ष की बात है कि उनकी जो सैक्रिफाइस थी वो रिकग्नाइज की गई है। बाकी जवानों को भी वीर चक्र मिले हैं, और ये जो है इतिहास बताएगा कि वो जून का दिन आगे चल के कैसे तो पूरा का पूरा इंडिया और पूरा जियोपॉलिटिक्स कैसा बदली हुआ है। बहुत बड़ी बात आपने की कि वो 20 रणबांकुरे जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सर्वोच्च बलिदान से न केवल भारत का बल्कि विश्व का इतिहास बदलेगा। साथ ही साथ कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र और जवानों को वीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैचेस, वो सभी 20 रणबांकुरे जिन्होंने चीनियों को, हमारे प्रतिद्वंदियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, एमाशल त्यागी। साथ ही साथ विश्व ने देखी भारत की सामरिक शक्ति एक साथ
हमारे लड़ाकू विमान, हमारी पनडुब्बियां, हमारे जहाज सब एक साथ आए थे और चीन भी कांप गया था। जी हाँ, ये इस समय जो हमारी सैन्य शक्ति है और जिसमें आपने बोला जो नए एडिशंस हुए हैं जैसे कि रफाल और पिछले कुछ दिनों जैसे अपाचे और चिनूक, उनकी वजह से अब हमारी सैन्य क्षमता पहाड़ों में युद्ध करने की काफ़ी बढ़ चुकी है। पिछली बार जब ये हुआ था चीन के साथ मुकाबला, उस समय भारत उतना तैयार नहीं था, पर अब चाहे वहाँ पे स्ट्राइक्स करनी हो, चाहे वहाँ रसद पहुँचानी हो, चाहे वहाँ लोगों को पहुँचाना हो या उनको बाद में सपोर्ट करना हो, उन सब चीज़ों में चाहे ग्राउंड से हो और चाहे एयर से, दोनों में ही बहुत भारत मजबूत हो चुका है और इस बार अगर मुकाबला होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए मुकाबला करना नहीं चाहता है चीन, उसे मालूम है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि एयरफोर्स जो है वो प्रत्यक्ष वहां पर आप आसमान में, लद्दाख के आसमानों में आप किसी भी तरीके से उस ताकत को छुपा नहीं सकते थे, लेकिन एक ताकत जो पीछे छुपी छुपी काम कर रही थी और जिससे चीन को भी मालूम है कि क्या थ्रेट था, वो है नेवी हमारी। और चीन को मालूम था कि जिस तरह से वो विस्तार करना चाह रहा है जिन समुद्रों में, वहां पर हिंदुस्तान की जो नौसेना है वो खड़ी है। श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेवी को ऐसे भी थोड़ा साइलेंट सर्विस ही कहा जाता है बिकॉज दे ऑपरेट आउट ऑफ साइट। उन लोगों ने, जैसा कि जनरल सहाय ने भी बताया था, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया है, तो भारतवर्ष की नौसेना ने ये दिखा दिया कि अगर आप अपना वो जो विस्तारवाद का जो आप लेकर झंडा चल रहे हैं और उसको अगर आप समंदर में भी लेके आइएगा तो आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। महंगा सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन आपकी जो जितनी ईंधन है, आपका जितना ऑयल रिसोर्सेज है हमारे प्रतिद्वंदियों का, वो उसी रास्ते से जाता है 60 से 70%। तो उसको हम रोकने में सफल होंगे अगर समय ऐसा आया और ऐसी अगर जरूरत हुई, तो भारत सरकार ने यह दिखा दिया है कि हमारी नौसेना जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको खतरा बहुत ज्यादा है। अब हम अपने दर्शकों को गौरव दो बहुत ही खूबसूरत वीडियोस दिखाते हैं जो हम सामने तो दिखा रहे हैं लेकिन उसकी आवाज के साथ हम सुनाते हैं। एक तरफ आप बीएसएफ के थंडरिंग 33 यानी 33वीं वाहिनी का एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर में जो हमारी फौज तैनात है उनकी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देख सकते हैं। तो हम एक एक करके पूरे आवाज के साथ आपको ये दोनों वीडियोस दिखाते हैं। हम जिस जमी पे कदम रखते हैं दुश्मन के भी कदम हिलते हैं। हम जिस मुल्क लहराएंगे तिरंगा हर जगह क्योंकि नशा हिंदुस्तान की शान का है। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो, जोश से कहेंगे भारतीय हैं हम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ईद, होली, दशहरा, शब्बे रात से भी 100 गुना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की अनेकों शुभकामनाएं के साथ एक बार फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं श्वेता सिंह और मेरे साथ गौरव सावंत। और गणतंत्र दिवस पर किस दिन किस तरह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने -25 डिग्री तापमान में तिरंगा फहराया, आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। 0 से 25 डिग्री नीचे है तापमान, 17,000 फीट की ऊंचाई, हाड़ कपाने वाली सर्दी, और इस सर्दी में भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात हैं हमारे ये वीर, और अपनी सांसों से इस तिरंगे को फहरा रहे हैं। श्वेता, आईटीबीपी एक ऐसी फोर्स है जिसे साल में हर महीने इतनी ही ऊंचाई और लगभग ऐसी ही दुर्गम परिस्थितियों में तैनात रहना पड़ता है। आईटीबीपी के ये जवान, अब देखिए कि जब बर्फ के बीच में तिरंगे का वो लहराना होता है तो इससे सुंदर रंग, इससे खूबसूरत रंग दुनिया में कहीं नहीं हो सकते हैं कि नीला हो आसमान, बर्फ की सफेद चादर और उस पर इठलाता हमारा तिरंगा, और साथ में आईटीबीपी के ध्वज को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं आईटीबीपी के ये जवान -25 डिग्री में। जन सहाय, चाहे आईटीबीपी हो, भारतीय सेना हो, खासतौर पर इस परिस्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इनकी तैनाती, यही चाइना का मनोबल तोड़ देती है। कोई शक नहीं है इसमें। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि ये हवा से जो है तिरंगा जो है वो नहीं लहरा रहा, ये सब देशवासियों के आशाओं से लहरा रहा है। और उन लड़कों को देखिएगा जैसे वो तिरंगा उठा के चल रहे हैं, और शान उनमें देखिएगा कैसे वो चल रहे हैं, और क्या शान है कि अपना तिरंगा जो है इस इंडो चाइना बॉर्डर पे उन्होंने तैनात किया हुआ है। और इसी वजह से, इन जवानों की वजह से जो ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं, चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में हमारे दुश्मन हो, जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, यही जवान हैं जो खड़े होके और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और वही आपने गलवान में देखा, और वही अभी मेरे ख्याल से 20 तारीख को एक और स्क्रिमिश हुई थी सिक्किम में, वहां में भी ये देखा। और आप देखते रहेंगे, ये नया भारत है। नया भारत है जो आंखें झुकाता नहीं है, सामने वाले को आंखें झुकाने पर मजबूर करता है। साथ साथ में हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस समय आप उड़ीसा की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और तिरंगे के सम्मान में वहां पर ये जो आयोजन हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं ये। इसके साथ ही बाकी अलग अलग जगहों से भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जेपी नड्डा ने झंडोत्तोलन किया है, वो सारी तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो जवान जब निकलते हैं तिरंगे को लेकर तो उसकी तस्वीर, उसकी छटा अलग होती है। और इसके साथ ही मुझे लगता है गौरव, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, वो ये कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तिरंगा लेते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, आजादी के पर्व पर, और उसके बाद जमीन पर बिक जाता है। आज उत्सव का समय, अब देखिए उस तिरंगे का किस तरह से ख्याल रखते हैं, सम्मान करते हैं हमारे जवान। कम से कम पूजा की सामग्री को जिस तरीके से किसी के चरणों के नीचे नहीं आने देते हैं, उसी तरीके से आपको तिरंगे के साथ भी करना पड़ेगा। आप अपना तरीका निकालिए और तिरंगे का इस तरह सम्मान हो कि सड़कों पर वो न नजर आए, हमेशा नजर आए तो आसमान में लहराते हुए। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये जो तिरंगा है, एडमिरल सिन्हा, एक बार वर्दी पहन ली तो जज्बा वही होता है, या तो झंडा फहराएंगे या उसमें लिपट कर आएंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा गौरव आपने। मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि नौसेना में जब हमारी शिप्स और सबमरीन बाहर होती हैं और वहाँ झंडोत्तोलन होता है, जिस समय झंडे को नीचे किया जाता है तो वहाँ पे 2 जवान अलग से खड़े रहते हैं कि वो झंडा जमीन में ना टच कर जाए, और उसे वहीं पर अच्छी तरह से समेट कर उसको रखने के लिए एक अलग जगह होती है। तो ये हमारा हम सम्मान देते हैं। और अभी जैसे जनरल सहाय कह रहे थे कि वो शान है उसकी, तिरंगा जब फौज के लड़के हमारे जब वहाँ तिरंगा लेकर चलते हैं हाथ में, मैं तो कहूँगा कि इतनी ऊंचाई पे तिरंगा लहरा ही सकता है। 17,000 की फुट पे हमारा तिरंगा भी तो 17,000 फुट पर चढ़ गया है। सही बात है, क्योंकि इस समय की अगर स्थिति की हम बात करें तो हमारे देश के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, चाहे वो
बाहरी चुनौती हो, आंतरिक चुनौती हो, हर ओर उसी तिरंगे के सम्मान के लिए एयर मार्शल त्यागी देशवासी तन मन धन से अब न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जी हाँ, ये तैयारी जो हमेशा चलती रहती है, उसके कुछ मौके आते हैं जिसमें कि जब संकट आता है देश के ऊपर तो लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इसकी तैयारी जो होती है सदा रहती है। एक बार जो आज बहुत महत्वपूर्ण है एक चीज, हर विषम परिस्थिति को भारत ने किस तरह एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में तब्दील किया। जो चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद नियंत्रण रेखा पर, आंतरिक खतरा आतंकवाद का तो है ही, एक बड़ी समस्या थी कोरोना वायरस की। दुनिया ने इस तरह की कठिन परिस्थिति पहले नहीं देखी थी श्वेता, लेकिन भारत ने उस को भी एक अवसर में बदला और न केवल 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारे देशवासियों की रक्षा कर रही हैं, मित्र देशों की, ब्राजील तक में लोगों की रक्षा कर रही है मेड इन इंडिया वैक्सीन। जी, कोरोना काल की वजह से हालांकि बहुत कुछ है जो इस बार अलग होगा। जैसा हमने आपको बताया भी कि जो परेड की दूरी है वो अब कम कर दी गई है, 5 किलोमीटर तकरीबन कम है, झांकियां आगे तक जाएंगी। जो जवान हमारे परेड करते हुए निकलेंगे उनमें 1.5 मीटर की दूरी, 1.5 मीटर का सेपरेशन, यानी जितने पहले रहा करते थे उससे काफी कम रहेंगे। लेकिन आपको देखने में ऐसा पता नहीं चलेगा क्योंकि जब कदम ताल करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, खासकर इस बार डेयर डेविल्स नहीं होंगे। जैसे हर साल आपको मोटरबाइक्स पर करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मुझे याद है सीआरपीएफ की लड़कियां थीं जो कि आगे बढ़ रही थीं उन मोटरबाइक्स पर, लेकिन इस बार वो नहीं होगा। पर हाँ, राफेल काफी हद तक जब उसकी कलाबाजियां होंगी हालांकि एक वर्टिकल चार्ली उसका, उसमें ही आप तालियां बजाते नहीं थकेंगे, तो वो चीजें जब होंगी तो थोड़ा बहुत उसको कॉम्पेंसेट जरूर कर लेंगे। बिल्कुल, और नाम देखिए, जो नामकरण है उसका भी स्वदेशीकरण कितना ज्यादा हुआ है इस वर्ष। जब आप वर्टिकल चाली कहेंगे, जब आप उस देखेंगे वर्टिकल चाली को, तो उस मूव को एयर मार्शल त्यागी कहा जा रहा है भारत का ब्रह्मास्त्र। हमारा ब्रह्मास्त्र है रफाल। इस बार हम भीम फॉर्मेशन देखेंगे, इस बार हम एकलव्य फॉर्मेशन देखेंगे, तो ये स्वदेशीकरण काफी तेजी से हो रहा है वायुसेना में। जी हाँ, ये 42 जहाजों का जो है आज एयर डिस्प्ले, इसमें रफाल तो है ही है महत्वपूर्ण, और आपने जैसे पहले बताया कि डकोटा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंबॉलिक है बहुत। उसके अलावा जो हमारे पुराने सुखोई 30, मिग-29, जैगुआर सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। C-17, C-130 और हेलीकॉप्टर्स, 17 हेलीकॉप्टर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 4 भारतीय सेना के भी हैं। और गौरव, स्वदेशीकरण की आपने बात की, तो एयरफोर्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर स्वदेशीकरण की कभी कमी नहीं रही है। उनके आदर्श वाक्य से लेकर अभी जिसे हम डकोटा भी कह रहे हैं, उसे रीमॉडल किया गया है और नया नाम रखा गया है परशुराम। हालांकि है पुराना ही, लेकिन यहां पर परशुराम के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसे। तो ये सारी चीजें यहां पर रहेंगी। लेकिन अब चलिए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से झंडोत्तोलन हो रहा है अलग अलग जगहों पर। अभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया है। तो आपने संघ मुख्यालय की तस्वीरें देखी थी नागपुर से। ये दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों से, अभी तक उड़ीसा, राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। 72वें गणतंत्र दिवस पर दरअसल दिल्ली में खासकर जितने भी विशिष्ट लोग होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि 26 जनवरी की परेड से पहले झंडोत्तोलन कर लें और उसके बाद सीधा पहुंचे गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए। भले ही इस बार मेहमानों की संख्या बहुत कम वहां पर रहेगी जो सामने से देख पाएंगे राजपथ की परेड को, 25,000 की संख्या में करीब लोग होंगे, लेकिन जो विशिष्ट मेहमान हैं वो सारे के सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। दर्शक दीर्घा में कुछ कमी जरूर आई है।
और इसीलिए एडमिरल सर, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों की बात जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब तिरंगा सजाते हैं, जैसे हमने एयरफोर्स की बात की, आर्मी की बात की, मैं युवा वर्ग जिस तरीके से आजकल जुड़ रहा है सेनाओं से, आप वो बदलाव देखते हैं आज जो एक तरह से जो हुंकार भरते हैं आज, जो हालांकि हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो उतने ही इंटरेस्ट के साथ हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठते थे, लेकिन आज तिरंगे को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सब, मुझे तो ये बदलाव बड़ा अच्छा लगता है एडमिरल सिन्हा। नहीं, ये बहुत आपने बहुत अहम बात कही है। आज देखिए, बच्चे जो हैं हमारे, किसी घर में चले जाइए, और आज के दिन का वो भी वैसे ही इंतजार करते हैं जैसे हम क्या करते थे अपने बचपन में। त्योहारों की परंपराएं बदल रही हैं, लेकिन इसकी परंपरा जस की तस है। और दूसरी एक बड़ी अच्छी बात हुई, आज सवेरे हमारे एक बांग्लादेश के मित्र हैं जो हमारे साथ नेशनल डिफेंस कॉलेज किए थे, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो मैंने उनको इधर से बधाई दी कि आपको भी बधाई, क्योंकि आपका प्लाटून जो है आज बहुत प्राउड के साथ, बहुत गर्व के साथ हमारे राजपथ पर आज मार्च कर रहा है। सो उन्होंने एक वो इमोजी भेजी जिसके अंदर हंसता हुआ चेहरा दिखाता नहीं, क्योंकि बहुत अहम बात है, बांग्लादेश और भारत दो देश जिन्होंने एक साथ बांग्लादेश की धरती को जनरल सहाय अपने खून से सींचा उस धरती को, जिससे पाकिस्तान का जो वहां पर दहशत थी पाकिस्तान की, पूर्वी पाकिस्तान में, उसको खत्म किया, जड़ से उखाड़ा। और यह बहुत बड़ी सफलता है कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और एक नए देश का जन्म हुआ। आज 50 साल उस घटना को बीतने वाले हैं, उसका शुभारंभ हो रहा है जब बांग्लादेश का कंटिंजेंट यहां पर होगा गणतंत्र दिवस परेड पर। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें एक बड़ी अहम चीज है कि भारतवर्ष ने अपने आप जाके बांग्लादेश को क्रिएट नहीं किया है। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान ने इनवाइट किया इंडिया को कि आप आके हमको बचाइएगा, क्योंकि इंडिया का, भारत का ये एक फिलॉसफी है, पॉलिसी है कि वो किसी देश के ऊपर चढ़ाई नहीं करता। हाँ, देश को मदद करता है। मालदीव की मदद की हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया। और तीसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मैं यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश ट्रुप्स के साथ मैंने काम किया है। इतने फैंटास्टिक लड़के हैं और इतने अच्छे लड़के, इनके ट्रुप्स, इनके ऑफिसर्स, इनके जवान, कि मजा आ जाता है इनके साथ नौकरी करने का। जैसे हमारे जवान हैं, इसी प्रकार से उन्होंने सेम इथॉस जो हमारे भारतवर्ष के जवानों में है, वही उन्होंने इथॉस अपना बांग्लादेश आर्मी में भी रखा है। वो एक बड़ी अच्छी बात। नहीं, ऐसे भी कहा जाता है ना कि परंपराएं वही इंसान कैरी करता है जिस तरह से वो ट्रेन हुए हो। अब देखिए, उनके साथ मिलकर हम लड़े तो, और आज हम वैक्सीन उन्हें देते हैं। आज भारत वैक्सीन मैत्री करता है बाकी लोगों से। तो हिंदुस्तान का तो रुतबा ऐसा ही रहा है, हमने न कभी किसी पर आक्रमण किया, लेकिन अगर किसी ने सामने से एक वार करने की भी कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिला कि उसके बाद वो सोच भी नहीं सकता। हम आपको सुनाते हैं कि ध्वजारोहण के बाद आज मोहन भागवत ने क्या कहा। प्रसंगोचित कहा गया, और ये प्रसंग प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष हम इसको संपन्न करते हैं। तो यहां बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, तो विचार करते समय जो पहले स्मरण में आता है वो अभी अभी घटा स्मरण में आता है, उसके पहले घटा बाद में स्मरण आता है। इसलिए विचार करने लगा तो पहली बात आई कि भारत माता पूजन के पहले राष्ट्रगीत समाप्त करके मैं भारत माता पूजन के लिए गया। तो हम जब जन गण मन गाते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि भारत भाग्य विधाता को नमन करते समय हमने अपने देश का स्मरण किया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यानी देश की भूमि, उसकी मर्यादा यानी सीमा, और उसके अंदर जो नदी पहाड़ सब है, यानी भूमि का स्मरण करते हैं तो उस भूमि पर जो नाम है वो वहां की भाषा या किसी न किसी बात का निर्देश करते हैं जो वहां रहने वाले लोगों की विशेषता है।
तो आज गणतंत्र के जश्न का दिन है और किसान चाहते हैं कि आज ही के दिन वो एक ट्रैक्टर रैली भी निकालें, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गई है, उसका रूट तय है। लेकिन टीकरी बॉर्डर की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इससे पहले सिंघू बॉर्डर से भी कुछ खबरें आई थी। जो किसान हैं, ये जो गहमा गहमी आप टीकरी बॉर्डर पर इस समय देख रहे हैं, दरअसल दिल्ली पुलिस से जो बातचीत हुई है किसान संगठनों की, वो लगभग 30,000 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आना चाहिए। तो अलग अलग संगठनों के झंडे भी हैं और बीच में आपको तिरंगा भी नजर आ रहा है। हालांकि अपील यही की गई थी सबसे, और किसानों द्वारा भी ये कहा गया कि उनके ही बच्चे हैं जो फौज में जाते हैं, या फिर समूचा परिवार जिस तरह से रहता है उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्दीधारी जरूर रहता है। तो इसीलिए वो गणतंत्र दिवस के सम्मान में, और चूंकि शौर्य को प्रदर्शित करने का दिन होता है, ये देश पर गर्व करने का दिन होता है, इसीलिए उस समय पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये तस्वीर एक आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई निर्धारित समय से पहले ही। गणतंत्र दिवस परेड के समय पे ऐसा नहीं होगा, ये वादा किया गया था किसान संगठनों द्वारा, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हाथों में तिरंगा तो है, लेकिन बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी वहां पर नजर आ रही है। और यही महत्वपूर्ण बात है कि तिरंगा केवल हाथों में नहीं, तिरंगा दिल में होना चाहिए। वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून। जब किसान ये कहते हैं, या जो आंदोलनकारी हैं वो ये कहते हैं कि उनके परिवारों में भी सिपाही हैं, तो ये जानने की आवश्यकता है कि परिवार में जो सिपाही है वो अनुशासन में रहता है, उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। और वही आज सभी भारतवासियों को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की नजरें इस समय भारत पर टिकी हैं। ये विश्व देखना चाहता है कि एक सशक्त प्रजातंत्र किस तरह कठिन परिस्थिति में भी उभर कर निकलने का प्रयास कर रहा है। चुनौतियां बड़ी हैं, चुनौतियां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हैं, चुनौतियां नियंत्रण रेखा पर है, चुनौतियां आंतरिक हैं, चुनौतियां आर्थिक हैं, चुनौती महामारी की भी है, और चुनौती इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आश्वासन दिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि 12 बजे से पहले बैरिकेड नहीं, उस पर हम कुछ होगा, 12 बजे के बाद एक सुनियोजित तरीके से निकलेंगे, लेकिन इस समय जमीनी स्थिति क्या है? देखिए, लगातार किसानों से पुलिस की बातचीत चल रही है। ये बातचीत जब परसों सहमति बनी थी, उसके 24 तारीख को एक सहमति जब बनी थी, उसके बाद से ही बातचीत लगातार जारी है। बातचीत पुलिस ने या किसानों ने टूटने नहीं दिया, क्योंकि बीच बीच में ये खबर लगातार गौरव आ रही थी कि कुछ एक किसान संगठन है, वो एक तो आउटर रिंग रोड पर आने के लिए अड़े हुए थे कि हम आउटर रिंग रोड पे आएंगे, और वो लगातार इसके खिलाफ रहे। जो रूट पुलिस और किसान के जो मैक्सिमम संगठन है, जिनकी लगातार बातचीत चल रही थी, तो उसको लेकर के उनका विरोध, चाहे सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर देखने को लगातार मिल रहा था कि हम पहले निकलेंगे, ये रूट नहीं मानेंगे। लेकिन पुलिस उनको समझाने की कोशिश लगातार कर रही है, और साथ ही साथ जो किसान दूसरे नेता हैं, उनके जरिए भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो ये पूरा सहमति बना है, इसके खिलाफ कोई न जाए और सब कुछ सिस्टम से हो। जी गौरव, बातचीत चल रही है सरकार के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ बाकायदा एक पूरा रूट। ऐसा भी नहीं है ना कि गणतंत्र दिवस परेड जब सैनिक करते हैं तो वो किसी भी रोड पर निकल जाते हैं। अब गणतंत्र दिवस का दिन है, एक गुजारिश की गई थी सबसे। क्या नेतृत्व आपको दिख रहा है इस समय? क्या जो किसान संगठनों के जो नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जो बातचीत के लिए आते हैं, हिमांशु, क्या उनमें से कोई दिख रहा है आपको वहां पर इस समय? देखिए, अभी लगातार जो टीकरी बॉर्डर है, यहाँ पर मैक्सिमम जो किसान नेता हैं वो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं। जब पहले दिन से ही जब हम लगातार टीकरी बॉर्डर पे आ रहे थे, तो हमारी यहाँ पे किसान नेताओं से, जब किसान जो आते थे उनसे भी बात होती थी, तो उनका यही कहना होता था कि जो कुछ भी तय होगा, हमारे किसान नेता जो जैसा कहेंगे हम उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती गई, तो कुछ एक ऐसे लोग भी भीड़ में आने लगे जो उनकी बात को भी अनसुना करने के लिए वहां पर देखे जाने लगे। लेकिन अधिकतम वही लोग थे जो अपने किसान नेताओं की बात मान करके ही आगे बढ़ते थे। और ये सारी बैठकें जो भी थी वो सिंघू बॉर्डर पे होती थी, और वहीं से दिशा निर्देश यहाँ टीकरी बॉर्डर पे आता था।
फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। टिकरी बॉर्डर पे भी लगातार बातचीत चल रही है। यहाँ पर जो नेता लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत चल रही है। सिंघू बॉर्डर पे भी पुलिस की बातचीत चल रही है। कोशिश यही है कि समझाया जाए लगातार, और जो रूट दिया गया है उस रूट पर तय वक्त के बाद, यानी जब परेड खत्म हो जाए, राजपथ पे जब परेड पूरी हो जाए, उसके बाद ही यहाँ से लोग निकले। बैरिकेड्स बहुत हैवी लगाए गए थे, पुलिस ने उसको हटाने के लिए पहले ही कह दिया था कि रूट दिया जाएगा, रूट के हिसाब से ही सबको जाएगा। वो रूट पूरा शेयर कर दिया गया है। अब पुलिस की कोशिश है कि जिस तरीके से सब कुछ तय हुआ है, किसान नेताओं से मिलकर के ये सारा कुछ उसी तरीके से, उसी तय अवधि के हिसाब से उसको पूरा किया जाए। और जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर ही दे दिया था कि कोई भी पुलिस के लोग हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट पे रहेंगे। परेड पूरी होने के बाद जब ट्रैक्टर रैली शुरू हो जाएगी तो सावधान रहने की जरूरत है। जी, और इसीलिए किसान संगठनों द्वारा भी अलग अलग लोगों को तैनात किया गया था और बताया गया था कि ट्रैक्टर रैली के साथ साथ भी ऐसे लोग तैनात होकर चलेंगे ताकि कोई गड़बड़ी की आशंका न रह जाए। लेकिन ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है अगर हम बैरिकेड्स पर खड़े हुए किसानों को देख रहे हैं इस समय। अगर एक चीज निश्चित की गई थी और कहा गया था कि जब तक गणतंत्र का उत्सव मनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, उसमें कोई वजह समझ में नहीं आती है कि उतावला होकर और बैरिकेड्स को इस समय तोड़ा जाए। जो पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं या उनके ठीक साथ जो हमें सीएपीएफ के जवान नजर आते हैं, वो भी हमारे देश के वर्दीधारी हैं। वो दिल्ली में भले ही सिंघू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर इस समय कानून व्यवस्था के लिए खड़े हैं, लेकिन वो देश की आन पर आंच नहीं आने देते हैं। वो अलग अलग सीमाओं पर भी जाते हैं, जम्मू कश्मीर जैसी जटिल जगह भी जाते हैं, आतंकवाद को भी नियंत्रण में करते हैं, नक्सलवाद को भी नियंत्रण में करते हैं।